ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। हेलो दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे। और जैसा हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी और जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में वाइस प्रेसिडेंट को समझ लिया था, वी हैव सीन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देन वी हैव सीन फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस क्या हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर हमने ओथ एंड अफर्मेशंस को जाना। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देन वी हैव सीन टर्म ऑफ ऑफिस कि नॉर्मली उनका टर्म 5 साल का रहता है, बट अगर उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया या वो जो ऑफिस है वो वैकेंट हो गई तो उस ऑफिस को एज सुन एज पॉसिबल फिल किया जाएगा। देन वी हैव सीन फंक्शंस। और अब आ गए हैं हम गवर्नर पर। तो जैसा हमने देखा था, सेंट्रल लेवल पे देयर इज अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके पार्ट थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। सिमिलरली स्टेट लेवल पर भी हमारे पास स्टेट एग्जीक्यूटिव रहता है, एंड दिस स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। गवर्नर का भी कुछ कुछ फंक्शन प्रेसिडेंट के सिमिलर है। लाइक प्रेसिडेंट इज अ ट्यूटोरियल हेड ऑफ द यूनियन, उसी तरीके से गवर्नर भी स्टेट लेवल पर ट्यूटोरियल हेड होता है। और गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Governor is a titular head or constitutional head of the state. He is the agent of the center as union government nominates governor in each state. मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसका नॉमिनी होता है गवर्नर, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक स्टेट में काम करता है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। अब जानते हैं कि गवर्नर अपॉइंट कैसे होते हैं। सो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं बाय हिज वारंट। तो अपने नाम के अंतर्गत वारंट इशू करते हैं जिससे गवर्नर अपॉइंट होता है। सो इन अ वे गवर्नर इज अ नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब जानते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं किसी भी पर्सन को गवर्नर बनने के लिए, या किसी कोई भी पर्सन गवर्नर के लिए किन क्वालिफिकेशन के बिना पर एलिजिबल होता है। सो पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक हो। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, मतलब उनकी आयु 35 साल या उससे अधिक हो। और इन दो क्वालिफिकेशन के अलावा दो कन्वेंशंस भी हैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सम कन्वेंशन, मतलब जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनका कहीं रिटर्न मेंशन नहीं है। तो गवर्नर के पोस्ट के लिए भी दो कन्वेंशन है। पहला कि वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए जिस स्टेट के वो गवर्नर हो। सो ही शुड बी एन आउटसाइडर, that is he should not belong to the state where he is appointed. एंड सेकंड कन्वेंशन इसकी, गवर्नर को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो उससे पहले वो उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उससे कंसल्ट करेगा। तो वाइल अपॉइंटिंग गवर्नर, प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो ये दो कन्वेंशन है अपार्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशंस फॉर द गवर्नर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इम्यूनिटीज ऑफ गवर्नर। So, like president, governor also enjoys personal immunity from legal liabilities for his official act। मतलब अपने जो ऑफिशियल काम के लिए वो किसी भी तरीके के लीगल लाइबिलिटी से इम्यून है। मतलब ऑफिशियल एक्ट के लिए उनको किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता या उन पर वो सवाल नहीं उठाए जा सकते फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। और किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती गवर्नर पे ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। मतलब अपने टेन्योर के समय उन पर किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट हो सकती। सो दिस इज अनदर इम्यूनिटी एंजॉय बाय द गवर्नर। सो ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, मतलब उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। और अगली इम्यूनिटीज है कि अगर सिविल प्रोसीडिंग्स अगर गवर्नर के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट करनी है तो उनको पहले 2 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा रही है। सो आफ्टर सर्विंग 2 months प्रायर नोटिस, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर। तो अब जानते हैं कि हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ गवर्नर। जो ओथ ऑफ गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। जो स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर की ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। तो अब जानते हैं कि क्या टर्म ऑफ ऑफिस है, कितने समय के लिए गवर्नर अपनी ऑफिस होल्ड करता है। तो हिज टेन्योर इज 5 years, जस्ट लाइक अदर टर्म जैसे प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 साल है। तो उसी तरीके से गवर्नर का भी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल है।
However, his term of office is subject to pleasure of president, मतलब प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार उनका टर्म ऑफ ऑफिस है। अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो कभी भी गवर्नर को रिमूव कर देगा, और गवर्नर भी अपनी ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देकर वो रिजाइन कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस। और जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो जस्टिसेबल नहीं है, मतलब गवर्नर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जब चाहे प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव कर सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसेबल एंड गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जैसे 1989 में 1989 में देखा गया था कि जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सारे गवर्नर को रिमूव कर दिया था जो जिनको कांग्रेस ने अपॉइंट किया था। सिमिलरली जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वीपी सिंह ने जिन जिन गवर्नर को अपॉइंट किया था उनको सबको बोला कि आप रिजाइन करो। सो इन 1989 गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह asked all the governor to resign as they were appointed by कांग्रेस गवर्नमेंट। तो हम इतिहास में देखते आ रहे हैं कि जो गवर्नर है उसकी जो ऑफिस है वो फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे उसको रिमूव कर सकता है या प्रेसिडेंट गवर्नर का ट्रांसफर भी कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर फॉर रिमेनिंग टेन्योर, या उनको फुल 5 ईयर का टेन्योर भी दे सकता है। सो प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर गवर्नर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर रेस्ट ऑफ द टर्म एंड ऑल्सो कैन बी रीअपॉइंटेड टू द सेम स्टेट और अदर, यानी उनको उस स्टेट में भी वापस रीअपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। सो इट इज ऑल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जानते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं इस गवर्नर की ऑफिस से। पहला कि होलसेल रिमूव ऑफ गवर्नर, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि गवर्नर के पास किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जिसकी वजह से बल्क में गवर्नर को रिमूव किया जा रहा है। नई सरकारें आती हैं तो वो सारे गवर्नर को हटा देती हैं जिसको पुरानी सरकारों ने अपॉइंट किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है उस ऑफिस में, या इंडिपेंडेंस नहीं है गवर्नर की पोजीशन में, क्योंकि इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू रिमूव द गवर्नर। तो पहला इशू है कि होलसेल रिमूवल ऑफ गवर्नर एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट विच compromises द इंडिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ गवर्नर, मतलब जो इंडिपेंडेंस है वो इस पोजीशन की खत्म हो जाती है। दूसरा अनटाइमली रिमूवल विथ मलाफाइड इंटेंशंस, मतलब कि कभी भी गवर्नर को हटा दिया जा रहा है विथ मेलाफाइड इंटेंशंस, मतलब बिना किसी रीजंस के गवर्नर को रिमूव कर दिया जा रहा है। और रिमूवल टोटली पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे बेसिस रहता है। सो रिमूवल प्योरली ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफन, मतलब कभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि इस कारण गवर्नर को रिमूव किया है, वो पॉलिटिकल विल के हिसाब से रिमूव किया जाता है गवर्नर को, जिससे जो गवर्नर की पोस्ट है उसका काफी पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। जो गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो गवर्नर भी अपना माइंडसेट बना के रखता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट आएगी हमें वैसे ही चलना होगा। सो दिस रिजल्टेड इनटू द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो इसके रिलेटेड एक केस भी आया जिसको बोला गया बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में कोर्ट ने बोला कि हाँ, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो गवर्नर को कभी भी रिमूव कर सकता है और बिना कोई कारण दिए कि हमने इस कारण पर गवर्नर को रिमूव किया है। और हो सकता है कि वो गवर्नर को कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। बट कोर्ट ने बोला कि ये पावर तो है प्रेसिडेंट के पास, बट इस पावर को आप आर्बिट्ररी यूज ना कीजिए, अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से यूज ना कीजिए, अनरीजनेबल मैनर में इसको यूज नहीं कीजिए। सो और ये जो पावर है टू रिमूव गवर्नर, इट शुड बी यूज्ड इन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और जब कोई वैलिड है रीजंस हैं तो उनके बिना पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही गवर्नर को रिमूव किया जाना चाहिए। और सिर्फ ऐसा रीजन देकर आप गवर्नर को रिमूव नहीं कर सकते कि ये जो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज के या उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहा है। सो दिस इज नॉट द रीजन टू रिमूव अ गवर्नर। तो ये पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू रिमूव अ गवर्नर एट एनी टाइम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजंस एंड विदाउट ग्रांटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। However, this power cannot be exercised in an arbitrary or an unreasonable manner and should be used only in exceptional circumstances for valid and compelling reasons. A mere reason that the governor is at variance with the policies and the ideology of the central government, or that the central government has lost confidence in him, is not sufficient for his removal.
और कोर्ट ने फर्दर बोला कि जो गवर्नर का रिमूवल है इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, मतलब गवर्नर, अगर किसी गवर्नर को रिमूव किया गया है तो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, उस पर कोर्ट में केस किया जा सकता है। द डिसीजन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। In such cases, the petitioner would have to make a prima facie case of arbitrariness of bad faith on the part of central government। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि गवर्नर को मेलाफाइड इंटेंशंस या बैड फेथ की वजह से रिमूव किया गया है, तो द कोर्ट कैन रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट, कोर्ट बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि रेलिवेंट मटेरियल प्रोड्यूस करो कि आपने किस बिना पर गवर्नर को रिमूव किया, टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ कंपेलिंग रीजंस। तो ये था बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर। अब आते हैं कि क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं गवर्नर के। तो जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर की भी पावर सिमिलर हैं। आप देखेंगे कि गवर्नर की भी पावर को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल पावर्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, ये सिमिलर है प्रेसिडेंट की। पहला, एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर के नेम पर ही सारे डिसीजन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। और उसके रिलेटेड गवर्नर रूल्स भी बना सकता है कि व्हाट आर द रूल्स टू ऑथेंटिकेट द डिसीजंस। So how an order that has been taken is named to be authenticated, the rules for the same can be specified by the governor। और वो ऐसे रूल्स भी बना सकता है जिससे जो रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेसेस हैं उसको सिंप्लीफाई कर सके। और गवर्नर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज को अपॉइंट करता है स्टेट में, जैसे चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, इनको गवर्नर अपॉइंट करता है। मतलब जो चुनाव जीतेंगे, इलेक्शंस जीतेंगे, जिस पार्टी की मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करता है। और जैसे कुछ स्टेट्स हैं लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इन स्टेट में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होता है विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और एडवोकेट जनरल इन द स्टेट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और गवर्नर कुछ अदर पर्सनैलिटीज को भी अपॉइंट करता है, जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। और गवर्नर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर। एंड और अगर जब प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट में लगानी हो तो उसकी रिकमेंडेशन भी गवर्नर करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नर के पास अदर एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं क्योंकि वो एक तरीके से नॉमिनी है प्रेसिडेंट का या एजेंट है प्रेसिडेंट का। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो गवर्नर enjoys extensive executive power as an agent of president during the president's rule। तो ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर थी गवर्नर की। अब आते हैं लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर कैन प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोरोग और डिसॉल्व गवर्नर करता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट प्रोरोग और समन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नर एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। और अगर कोई भी बिल पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर बोल सकता है कि इस बिल के बारे में आप सोचो या इस बिल पर आगे बढ़ो। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर स्पीकर मौजूद नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर की भी ऑफिस उस समय वैकेंट है या अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है अपने डिस्क्रिप्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली से उसमें से एक बंदे को जो उस सेशन को प्रेसाइड करेगा। So if the Speaker of Legislative Assembly is absent and the same is Deputy Speaker, then Governor appoints a person to preside over the session। और जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, उसी तरह गवर्नर भी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो उसके 1/6 मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करता है। और वो मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है क्योंकि दे हैव स्पेशल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विसेज। और गवर्नर डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स पर गवर्नर वीटो पावर भी एंजॉय करता है, जस्ट वी हैव सीन द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसी तरीके से गवर्नर के पास भी वीटो पावर होती है। तो उन पर भी ऑप्शन है कि वो एसेंट दे दें, विथहोल्ड कर ले एसेंट को, रिटर्न बैक द बिल और रिजर्व द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और ये एक एक्स्ट्रा पावर है गवर्नर पर, डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट वीटो पावर। बाकी सिमिलर हैं।
कि वो प्रेसिडेंट के लिए भी बिल को रिजर्व कर सकता है, जिससे प्रेसिडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें उस बिल पर। अब देखते हैं फाइनेंशियल पावर। गवर्नर लुक्स ओवर द स्टेट बजट बीइंग लेड इन स्टेट लेजिस्लेचर। हिज रिकमेंडेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। मनी बिल के लिए उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है। गवर्नर रिकमेंड करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। जो स्टेट फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उससे डिमांड ऑफ ग्रांट के थ्रू पैसा तभी निकाला जा सकता है जब गवर्नर रिकमेंड करे। और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, जो इमरजेंसी फंड होता है, उसमें से भी पैसा तभी निकाला जा सकता है जब गवर्नर बोले फॉर मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। और गवर्नर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाता है हर 5 साल में। सो गवर्नर कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। जुडिशियल पावर है कि उनके पास पार्डनिंग पावर है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। ही कैन पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। और प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट करता है व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द गवर्नर। और इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, बाकी सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। एंड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ही आल्सो अपॉइंट्स पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज। जो जुडिशियल सर्विसेज में भी जो लोगों को गवर्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कुछ थी जुडिशियल पावर गवर्नर की। तो दिस इज गवर्नर फॉर यू। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव, जिसमें हमने देखा कि व्हाट आर द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर, फाइनेंशियल पावर, legislative power, executive power. Then we have seen BP Singhal versus Union of India case. Then we have seen what are the issues with the office of governor, या गवर्नर के रिमूवल में क्या क्या इशू है। देन वी हैव सीन टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। फिर हमने ओथ जाना कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ गवर्नर। देन वी हैव सीन इम्यूनिटीज ऑफ गवर्नर ऑफिस। देन वी हैव सीन हाउ गवर्नर इज अपॉइंटेड। देन वी हैव सीन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम हैंडल, जिसकी लिंक मैं आपको इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।